27th of May 1995 हॉलीवुड के सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव एक हॉर्स इवेंट में हिस्सा लेते हैं, मगर इस इवेंट में वो एक ऐसे एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं जिसके बाद उनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और इसी के साथ हॉलीवुड के गलियारों में लोग कहने लगते हैं कि क्रिस्टोफर रीव को सुपरमैन का कर्स लगा है, मगर क्रिस्टोफर रीव ने इस सो कॉल्ड कर्स को अपनी हिम्मत के सामने टिकने नहीं दिया। तो आओ सुनाता हूं आपको हॉलीवुड के पहले सुपरमैन की कहानी, जिसको सुन के आप खुद भी कहेंगे कि क्रिस्टोफर रीव इज अ रियल लाइफ सुपरमैन। So ladies and gentlemen, this is your captain speaking and let's begin. September 1952 को न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले एक इंटेलेक्चुअल फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया क्रिस्टोफर रीव। क्रिस्टोफर के फादर फ्रैंकलिन रीव एक नॉवेलिस्ट थे और इनकी मां बारबरा जर्नलिस्ट थी। स्कूल के प्लेस में एक्टिंग करते वक्त उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका दिल स्टेज पर है, और इसके बाद उन्होंने एक से एक स्कूल प्रोडक्शंस में हिस्सा लिया। कॉलेज के बाद क्रिस्टोफर ने जूलियट स्कूल ज्वाइन किया, जो एक्टिंग की दुनिया का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। यहाँ उनकी मुलाकात हुई एक और टैलेंटेड स्टूडेंट और उनके रूममेट रॉबिन विलियम्स से, और इन दोनों की दोस्ती की बड़ी मजेदार कहानी है। दरअसल एक दिन एक्टिंग क्लास के दौरान इंस्ट्रक्टर्स ने एक एक्सरसाइज करने को कहा। जब रॉबिन का टर्न आया तो उन्होंने बिना सोचे समझे एक फनी एलियन का रोल प्ले करना शुरू कर दिया। सब लोग हंसने लगे, लेकिन क्रिस्टोफर एक कोने में खड़े होकर रॉबिन को ऑब्जर्व कर रहे थे। क्लास के बाद क्रिस्टोफर ने रॉबिन से कहा, यार रॉबिन, तुम्हारे अंदर एक नेचुरल टैलेंट तो है, लेकिन तुम्हें अपने क्राफ्ट को और डिसिप्लिन के साथ ट्रीट करना चाहिए। रॉबिन हंस के बोले, और तुम्हें थोड़ा चिल करना चाहिए दोस्त। और इसके बाद दोनों जिगरी दोस्त बन गए। जूलियट के बाद क्रिस्टोफर ने एक ब्रॉडवे प्ले अ मैटर ऑफ ग्रेविटी के साथ अपना स्टेज करियर शुरू किया, जिसमें उन्होंने लेजेंडरी एक्ट्रेस कैथरीन हेपबर्न के ऑपोजिट काम किया। इमेजिन करो यार, एक न्यू कमर एक ऐसे आइकॉन के ऑपोजिट काम कर रहा था। प्ले के रिलीज होने के बाद क्रिस्टोफर का नाम थिएटर की दुनिया में डिबेट्स का मुद्दा बन गया, लेकिन उनका सपना सिर्फ ब्रॉडवे तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने डेली सोप ओपरास में छोटे रोल्स किए, जैसे लव ऑफ लाइफ एंड द डॉक्टर्स। इन रोल्स के जरिए उन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को डेवलप किया, मगर क्रिस्टोफर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि एक यूरेका मोमेंट उनका वेट कर रहा है। 1977 का वक्त था और हॉलीवुड एक नए सुपरमैन की तलाश में था। सुपरमैन मूवी के डायरेक्टर रिचर्ड डॉनर को एक ऐसे एक्टर की तलाश थी जो क्लार्क केंट की इनोसेंस और सुपरमैन की स्ट्रेंथ को एक साथ पोर्ट्रे कर सके। उन्होंने कई एक्टर्स का ऑडिशन लिया, पर उनका दिल किसी पे टिक नहीं रहा था। जब क्रिस्टोफर का नाम सामने आया तो रिचर्ड डॉनर ने उनकी प्रोफाइल देखी और सोचा, ये लड़का तो थोड़ा अलग है, इसे एक चांस देना चाहिए। जब क्रिस्टोफर ऑडिशंस के लिए आए तो उन्होंने एक सिंपल लुक कैरी किया, पर जैसे ही उन्होंने डायलॉग्स बोलना शुरू किया, पूरा रूम उनकी तरफ खींचा चला गया। मगर रिचर्ड डॉनर अभी भी श्योर नहीं थे। रिचर्ड ने क्रिस्टोफर से कहा कि यार, तुमको अपनी फिजिक पर काफी काम करना पड़ेगा। इसलिए क्रिस्टोफर ने एक रिनोन ट्रेनर को हायर किया और जिम में दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। उनकी डाइट प्लान, वर्कआउट रूटीन और डेडिकेशन इतना इंटेंस था कि कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने स्लिम फ्रेम को एक मस्कुलर बॉडी में बदल दिया। जब उन्होंने अपने नए लुक के साथ सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहना तो सब स्टन्ड रह गए और रिचर्ड डॉनर ने तुरंत कहा, वी हैव फाउंड आवर सुपरमैन। फिल्म का बजट उस समय के हिसाब से $55 मिलियन था, जो कि मैसिव था। स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स काफी परेशान थे, क्योंकि अगर ये फिल्म फ्लॉप होती तो हॉलीवुड के लिए एक बड़ा नुकसान होता। लेकिन रिचर्ड डॉनर को क्रिस्टोफर पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रहेगी। और फिर आई तारीख 15 दिसंबर 1978, जब सुपरमैन द मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई। जब सुपरमैन ने रेड कारपेट के साथ पहली बार आसमान में उड़ान भरी तो थिएटर्स में तालियों और सीटियों की आवाज सुनाई देने लगी। अमेरिका और कनाडा के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कुछ ही हफ्तों में $134 मिलियन कमा लिए। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी। जब फिल्म दुनिया के दूसरे कंट्रीज में रिलीज हुई तो इसका क्रेज और भी बढ़ गया। फिल्म ने ग्लोबली $300 मिलियन का बिजनेस किया, जो उस वक्त के लिए एक मैसिव नंबर था। इस फिल्म की सक्सेस ने सुपर हीरो जॉनरा के लिए नए रास्ते खोल दिए। अगर सुपरमैन द मूवी नहीं होती तो शायद आज मार्वल और डीसी के $1 बिलियन फ्रेंचाइज का एग्जिस्टेंस भी ना होता। सुपरमैन की सक्सेस के बाद 1980s में सुपरमैन 2 रिलीज हुई, जो पहली फिल्म से भी ज्यादा सक्सेसफुल रही। इस बार स्टोरी में एक नया ट्विस्ट था। सुपरमैन अपनी पावर्स को लुइस लेन के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। जब सुपरमैन अपनी पावर्स खोता है और एक आम इंसान बन जाता है तो रीव्स ने उस पेन और स्ट्रगल्स को इतने रियलिस्टिक तरीके से दिखाया कि ऑडियंस का दिल भर आया। और फिर 1983 में सुपरमैन 3 रिलीज हुई, पर इस बार फिल्म को उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी पहली 2 फिल्म्स को मिली थी। फिल्म की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन वीक थे, जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, पर इसके बावजूद रीव्स ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया।
और फिर 1987 में सुपरमैन 4 द क्वेस्ट ऑफ पीस रिलीज हुई, जो सुपरमैन फ्रेंचाइज की सबसे वीक फिल्म मानी जाती है। फिल्म का बजट काफी कम था, जिसने स्पेशल इफेक्ट्स और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। रीव का परफॉर्मेंस इस फिल्म में भी स्ट्रॉन्ग था, पर वीक स्क्रिप्ट और पुअर प्रोडक्शन की वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई। और क्रिस्टोफर के लिए ये एक रियलिटी चेक था। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ सुपर हीरो बन के नहीं रहेंगे, वो चाहते थे कि लोग उनकी एक्टिंग स्किल्स को एक नए एंगल से देखें। क्रिस्टोफर ने पीरियड ड्रामा जैसे द रिमेन्स ऑफ द डे एंड द बोस्टोनियंस में काम किया। ये फिल्म्स काफी मीनिंगफुल थी और इसके लिए क्रिटिक्स ने उनको काफी सराहा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आया ईयर 1995, जिसने क्रिस्टोफर रीव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्रिस्टोफर रीव जितने जबरदस्त एक्टर थे, उतने ही पैशनेट हॉर्स राइडर भी थे। 27 मई 1995 को क्रिस्टोफर वर्जीनिया के एक हॉर्स जंपिंग इवेंट में अपने फेवरेट हॉर्स बक्की के साथ शामिल होते हैं, मगर जंप करते वक्त हॉर्स अचानक रुक गया और रीव कंट्रोल खो बैठे। उनका सिर इतनी जोर से ग्राउंड से टकराया कि उनकी गर्दन एक ऑकवर्ड एंगल पे ट्विस्ट हो गई। पहले तो लगा ये सिर्फ एक माइनर इंजरी है, लेकिन जैसे जैसे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, सच सामने आया। डॉक्टर्स ने बताया कि उनका स्पाइनल कॉर्ड बुरी तरह से डैमेज हो चुका था और इसका रिजल्ट ये था कि उनकी बॉडी नेक के नीचे से कंप्लीटली पैरालाइज हो गई थी। डॉक्टर्स ने उनकी फैमिली को बताया कि अगर वो सरवाइव भी करते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी वेंटिलेटर और व्हीलचेयर पर ही बीतेगी। एक्सीडेंट के बाद क्रिस्टोफर रीव एक डार्क फेज में चले गए। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब उन्होंने सोचा कि वेंटिलेटर को रिमूव करके अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी वाइफ डाना एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह उनके साथ खड़ी रही। डाना के सपोर्ट और बच्चों के लिए प्यार ने रीव के अंदर एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने हालात के आगे कभी नहीं झुकेंगे। क्रिस्टोफर ने अपनी ट्रेजेडी को एक मिशन बनाया और पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने क्रिस्टोफर एंड डाना रीव फाउंडेशन एस्टैब्लिश की, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के ट्रीटमेंट और रिसर्च के लिए काम करती है। क्रिस्टोफर एक्टिवली मेडिकल कम्युनिटीज के साथ कोलैबोरेट करते रहे और दुनिया भर के लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ होप बन गए। उन्होंने अपनी पैरालिसिस के बावजूद भी एक्टिंग और फिल्म मेकिंग को कभी नहीं छोड़ा। 1998 में उन्होंने रेयर विंडो का रीमेक किया, जिसमें उनका कैरेक्टर भी व्हीलचेयर बाउंड था। ये रोल उनकी रियल लाइफ स्ट्रगल्स का रिफ्लेक्शन था, जिसको देख के ऑडियंस की आंखों में आंसू आ गए। और फिर 10 अक्टूबर 2004 को 52 इयर्स की एज में क्रिस्टोफर रीव ने कार्डियक अरेस्ट की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी लाइफ और उनका मिशन दुनिया के लिए एक अमर इंस्पिरेशन बन गया। उन्होंने अपनी लाइफ स्ट्रगल्स के जरिए दुनिया को एक असली सुपर हीरो का मतलब समझाया। उन्होंने दिखाया कि एक कर्ज चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर इंसान के इरादों के सामने उसे हारना ही पड़ता है। आपका क्रिस्टोफर रीव के इस इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और मोटिवेटिंग स्टोरीज के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।